होंगे उनको डिस्टिंग्विश करना है। डिस्टिंग्विश करने के लिए टेस्ट यूज करोगे और टेस्ट करने आपके जो सिलेबस में है 7 या 8 टेस्ट हैं, उन्हीं में से आपके क्वेश्चन आते हैं। सबसे जो पहला टेस्ट है वो आपका लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट जो यूज किया जाता है फॉर डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। लुकास टेस्ट करने के लिए आपको लुकास रिएजेंट पता होना चाहिए। लुकास रिएजेंट, लुकास जो रिएजेंट होता है दैट इज द मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2। अब जो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल, उनकी रिएक्टिविटी में डिफरेंस आता है। ठीक है, रिएक्ट करके एक टर्बिड सॉल्यूशन बनाएंगे, टर्बिडिटी बोल देते हैं उसको, या उसको क्लाउडीनेस बोल देते हैं। ठीक है, तो इसमें रिएक्टिविटी का टाइम पीरियड है। जो आपके प्राइमरी अल्कोहल होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करते, तो उसमें टर्बिडिटी नहीं बनती। सेकेंडरी अल्कोहल रिएक्ट करते हैं लेकिन कुछ टाइम लगता है, 5 से 10 मिनट के बाद सॉल्यूशन के अंदर टर्बिडिटी बनेगी या टर्बिड सॉल्यूशन बनेगा, टर्बिड सॉल्यूशन बनेगा। और जो टर्शियरी अल्कोहल होते हैं वो तुरंत टर्बिडिटी प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो इसको मैं अगर आप लिखूं तो जैसे प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल में आप लुकास रिएजेंट डालेंगे, लुकास रिएजेंट। अब लुकास रिएजेंट डालोगे तो आप लिखोगे नो टर्बिडिटी अपीयर एट रूम टेम्परेचर। टर्बिडिटी की जगह आप वर्ड यूज कर सकते हो क्लाउडीनेस अपीयर्स एट रूम टेम्परेचर। अब प्राइमरी अल्कोहल क्या होते हैं? प्राइमरी अल्कोहल भी होते हैं जिसमें कार्बन पे मान लो OH जुड़ा हुआ है और उसके साथ दो कार्बन की चेन लेता हूं, तो पूरी कार्बन चेन नहीं देखनी, आपको वो कार्बन देखना है जिसपे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। उसके साथ कितने कार्बन है? एक। तो ये कौन सी कैटेगरी होगी? प्राइमरी अल्कोहल। सिमिलर वे में सेकेंडरी जो अल्कोहल्स होते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल में आप लुकास रिएजेंट डालेंगे, लुकास रिएजेंट। तो टर्बिडिटी या क्लाउडीनेस अपीयर होगी लेकिन 5 to 10 मिनट्स लेटर। टर्बिडिटी कह दो या आप इसकी जगह क्लाउडीनेस कह सकते हो, क्लाउडीनेस अपीयर्स आफ्टर 5 to 10 मिनट्स, आफ्टर 5 to 10 मिनट्स। तो इसका मतलब जो सेकेंडरी अल्कोहल है उसकी रिएक्टिविटी कम है लुकास रिएजेंट के साथ, तो इसका मतलब टर्बिडिटी 5 या 10 मिनट उसको लगेंगे रिएक्शन करने में। सेकेंडरी अल्कोहल को कैसे पता करते हैं? फॉर एग्जांपल जैसे आपका CH है, इस पे OH है, जिस कार्बन पे OH है उसके साथ अगर आपके 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, ऐसे लिख सकते हो। तो ये जो कैटेगरी है जिस कार्बन पे आपका OH है वो 2 कार्बन जुड़े होते हैं, सेकेंडरी फॉर्म है। इसमें आप कंसंट्रेटेड HCl डाल लेंगे, कंसंट्रेटेड HCl, और साथ में एनहाइड्रस ZnCl2। तो जो कंसंट्रेटेड HCl डाले उसका OH के साथ रिएक्ट करेगा, H2 बाहर निकल जाएगा और उसकी जगह Cl आ जाएगा। तो आपकी जो रिएक्शन है वो इस तरह से होगी, CH यहाँ पे लिख दीजिए CH3 और CH3, ये रिएक्शन हो गई। और टर्बिडिटी ये भी लिखना आपको, टर्बिडिटी 5 से 10 मिनट के बाद बनेगी। अब जो टर्शियरी अल्कोहल्स होते हैं उनकी रिएक्टिविटी थोड़ी फास्ट होती है, तुरंत रिएक्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल में टर्शियरी कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है और टर्शियरी कार्बोकेटाइन एज ए इंटरमीडिएट इज स्टेबल स्पीशीज, तो उसका बनना फेवरेबल होगा, वो तुरंत रिएक्ट करेगा, OH को रिलीज करेगा। ठीक है, तो ये आपका जिस कार्बन पे OH जुड़ा हुआ है उसके साथ 3 कार्बन की चेन जुड़ी हुई है, तो ये टर्शियरी फॉर्म हो गई। इसमें आप कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 डालेंगे, एनहाइड्रस ZnCl2, तो तुरंत रिएक्ट करेगा। आप यहाँ पे OH की जगह Cl ग्रुप ले आएंगे, CH3, यहाँ पे आपका CH3 आ जाएगा, यहाँ पे CH3 और ये Cl। नीचे आप लिख देंगे टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली, अपीयर्स इमीडिएटली। ठीक है, अब आपके पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं? पेपर्स में क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि भाई आपको कह दिया, क्वेश्चन कह दिया कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश। अब जैसे आपको क्वेश्चन कहा गया हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन, फॉर एग्जांपल एक आपको कंपाउंड दे दिया प्रोपेन 1-ol और दूसरा आपको जो कंपाउंड दे दिया वो प्रोपेन 2-ol। तो पहले तो आप दोनों कंपाउंड की स्ट्रक्चर बना के देखेंगे, स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपका ये हो जाएगा CH3 CH2OH, और प्रोपेन 2-ol क्या होगा? CH3, 3 कार्बन की चेन है, सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो आपका ये हो गया जिस कार्बन पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो सेकेंडरी फॉर्म में है और जिस कार्बन पे आपका OH ग्रुप जुड़ा हुआ है प्राइमरी फॉर्म में है। तो ऊपर से आप देखेंगे प्राइमरी अल्कोहल में जब आप लुकास रिएजेंट डालोगे तो टर्बिडिटी अपीयर नहीं होगी रूम टेम्परेचर, तो आप लिख देंगे डज नॉट गिव एनी टर्बिडिटी विद प्रोपेन 1-ol, या प्रोपेन 1-ol डज नॉट गिव एनी टर्बिडिटी विद लुकास रिएजेंट एट रूम टेम्परेचर। और इसमें आप लिख दोगे प्रोपेन 2-ol प्रोड्यूस टर्बिडिटी विद लुकास रिएजेंट आफ्टर 5 to 10 मिनट्स, और इसकी रिएक्शन भी कर देना। तो HCl डाल के एनहाइड्रस ZnCl2, तो OH हटा के उसकी जगह Cl सब्स्टिट्यूट करा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये हो गया। उसके बाद आपका जो दूसरा क्वेश्चन इस तरह का हो सकता है कि भाई आपका एक दे दिया जाए सेक ब्यूटाइल अल्कोहल एंड दूसरा दे दिया आपको टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल। अब जो सेक ब्यूटाइल अल्कोहल है वो आपका सेकेंडरी अल्कोहल हो गया और टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल आपका कौन सा हो गया? टर्सरी। तो आप क्या लिखेंगे? सेक ब्यूटाइल अल्कोहल गिव टर्बिडिटी आफ्टर 5 to 10 मिनट्स। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर बना देंगे। स्ट्रक्चर क्या थी आपकी? CH3 CH2 CH, यहाँ पे आपका CH3 आ जाएगा, जिस कार्बन पे OH जुड़ा हुआ उसके साथ 2 कार्बन जुड़े हुए थे, सेकेंडरी हो गया, और जिस कार्बन पे आपका यहाँ पे CH3 है, CH3 ये आपका हो गया टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल। तो इनकी रिएक्शन ऊपर से देख लेंगे। ठीक है, तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करना हो तो हम कौन से टेस्ट का यूज करेंगे? लुकास टेस्ट का। अब उसके बाद आपका आता है टेस्ट फॉर फिनॉल, टेस्ट फॉर फिनॉल।
फिनोल आपका कौन सा कंपाउंड है, बेंजीन पे आपका OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसको आप कंडेंस फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हो, कंडेंस फॉर्म में लिखा जाएगा C6H5OH। फिनोल का किसी के साथ भी क्वेश्चन आ जाए तो इसके लिए जो टेस्ट किया जाता है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। अगर मान लो डिस्टिंग्विश का क्वेश्चन आता है उसमें एक कंपाउंड आपका फिनोल है और दूसरा कोई भी हो तो उसमें आप न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट यूज कर सकते हैं। फिनोल न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट देगा जबकि दूसरा जो कंपाउंड होगा न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट नहीं देगा। इसमें रिएक्शन भी आप लिख सकते हैं, फिनोल के 3 मॉलिक्यूल C6H5OH 3 मॉलिक्यूल फिनोल के हो गए, एक मॉलिक्यूल FeCl3 के साथ रिएक्ट करेंगे और इसमें आपका ब्लू वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो 3 H जो थे वो Cl के साथ कंबाइन कर लेंगे और जो फिनोक्साइड आयन है 3 फिनोक्साइड आयन C6H5O थ्राइस और किसके साथ Fe के साथ, तो ये आपका ब्लू वायलेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो आप क्या कहेंगे कि भाई जो फिनोल है वो न्यूट्रल FeCl3 के साथ रिएक्ट करके ब्लू वायलेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा जबकि तो दूसरा कंपाउंड जो भी आपको दे रखा है वो आपका ब्लू वायलेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा। ये डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज होता है एल्डिहाइड एंड कीटोन। टॉलरेंस टेस्ट करने के लिए पहले आपको टॉलरेंस रिएजेंट पता होना चाहिए। टॉलरेंस रिएजेंट होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अब जो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन वो बनाया कैसा था, इसको प्रिपेयर करने के लिए आप सिल्वर नाइट्रेट लेंगे AgNO3, उसमें अमोनिया पास करेंगे और साथ में NaNH या KOH वगैरह डाल सकते हैं अल्कलाइन मीडियम। ये तीनों आपस में रिएक्ट करते हैं और आपस में रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। कॉम्प्लेक्स का जो फार्मूला है वो आपका AgNH3 twice OH। और जो टॉलरेंस रिएजेंट है, टॉलरेंस रिएजेंट एक्ट एज वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, टॉलरेंस रिएजेंट एक्ट एज माइल्ड भी कह सकते हो और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो एल्डिहाइड होते हैं वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा ऑक्सीडाइज होकर एसिड में चेंज होते हैं, जबकि कीटोन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा एसिड में चेंज नहीं होंगे यानी ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। तो टॉलरेंस जो रिएजेंट है दैट कैन ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड वेयर एज टॉलरेंस रिएजेंट इज अनेबल टू ऑक्सीडाइज कीटोन। तो एल्डिहाइड ये टेस्ट देंगे और कीटोन ये टेस्ट नहीं देंगे। तो मैं लिख देता हूँ एल्डिहाइड गिव दिस टेस्ट, एल्डिहाइड गिव दिस टेस्ट, कौन सा टेस्ट, टॉलरेंस टेस्ट, वेयर एज कीटोन डज नॉट गिव टॉलरेंस टेस्ट। अब आप इनकी रिएक्शंस लिखेंगे, टॉलरेंस टेस्ट नहीं देंगे। तो रिएक्शंस में क्या होता है कि जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो तो ऑक्सीडाइज होकर किस में चेंज हो जाएगा, एल्डिहाइड में। तो आप यहाँ पे RCHO आप टॉलरेंस रिएजेंट डाल देंगे AgNH3 twice स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और साथ में OH। थोड़ा अल्कलाइन मीडियम वो डाल देंगे। जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है वो तो ऑक्सीडाइज होकर किस में चेंज हो जाएगा, एसिड में RCOOH। जो आपकी सिल्वर यहाँ पे +1 के ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो रिड्यूस होके एलिमेंटल फॉर्म में आ जाएगी, प्रेसिपिटेट फॉर्म में, और जो सिल्वर बनी है वो टेस्ट ट्यूब की इनर वॉल पे डिपॉजिट हो जाएगी। तो जो टेस्ट ट्यूब है वो मिरर का काम करना स्टार्ट करता है और इस टेस्ट को हम सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। दिस टेस्ट इज आल्सो नोन एज सिल्वर मिरर टेस्ट। अब इसका यूज कहाँ पे करेंगे, मान लो आपको डिस्टिंग्विश के क्वेश्चन करने हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। डिस्टिंग्विश का क्वेश्चन करना है तो उसमें एक तो एल्डिहाइड दे रखा है और एक कीटोन दे रखा है। फॉर एग्जांपल आपको डिस्टिंग्विश करना है प्रोपेनॉल और दूसरा आपको दे रखा है प्रोपेनॉन। तो अल एल्डिहाइड है, ऑन कीटोन ग्रुप है, तो ये आपका टॉलरेंस टेस्ट देगा जबकि टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा। इसके आप रिएक्शन लिख देंगे CH3 CH2 CHO, इसमें आप टॉलरेंस रिएजेंट डालेंगे AgNH3 twice OH और साथ में अल्कलाइन मीडियम। तो जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है दैट विल बी ऑक्सीडाइज CH3 CH2 COOH। जो सिल्वर है वो एलिमेंटल फॉर्म में आ जाएगी और टेस्ट ट्यूब के अंदर वॉल पर डिपॉजिट हो जाएगी और साथ में अमोनिया गैस लिबरेट हो जाएगी। तो इस तरह से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इसको। अगर आपको मान लो बेंजल्डिहाइड दे रखा है और एसीटोफिनोन दे रखा है, वो एक तो आपको दे रखा है कंपाउंड बेंजल्डिहाइड और दूसरा आपको दे रखा है एसीटोफिनोन। अब इनको हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, बेंजीन पे एल्डिहाइड ग्रुप है तो ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप हो गया और एसीटोफिनोन क्या होता है, बेंजीन पे आपका कौन सा ग्रुप जुड़ा होता है, COCH3 दैट विल बी एसीटोफिनोन। तो एल्डिहाइड ग्रुप तो आपका टॉलरेंस टेस्ट देगा जबकि कीटोन ग्रुप टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा। जो टेस्ट देगा उसके आप रिएक्शन लिख कर दिखाओगे तो आप लिखेंगे कि बेंजीन पे जो एल्डिहाइड ग्रुप है जब आप उसमें CHO उसमें आप टॉलरेंस एजेंट डालोगे, अच्छा कंप्लीट द रिएक्शन के रूप में भी आ सकती है AgNH3 twice OH अल्कलाइन मीडियम डाल देंगे। तो जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है दैट विल बी चेंज कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन पे कौन सा ग्रुप जुड़ जाएगा, COH, साथ में सिल्वर आपकी एलिमेंटल फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा, अमोनिया गैस लिबरेट हो जाएगी और इस तरह से हम बेंजल्डिहाइड और एसीटोफिनोन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो जब भी आपको एक एल्डिहाइड गिवन हो और एक कीटोन गिवन हो तो उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम टॉलरेंस टेस्ट का यूज करेंगे।
इसी से रिलेटेड आपका नेक्स्ट टेस्ट आता है फैलिंग टेस्ट। फैलिंग टेस्ट, फैलिंग टेस्ट को करने के लिए आपको फैलिंग सॉल्यूशन पता होना चाहिए। फैलिंग सॉल्यूशन, फैलिंग सॉल्यूशन में भी दो होते हैं, एक आपका फैलिंग ए होता है, एक फैलिंग बी। फैलिंग ए और दूसरा आपका फैलिंग बी। फैलिंग सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग इक्वल अमाउंट ऑफ फैलिंग ए एंड फैलिंग बी। फैलिंग solution is also act as weak oxidizing agent. फैलिंग solution also act as mild oxidizing agent. हल्का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो यहाँ से हमें क्लियर हो जाता है कि भाई जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो तो आपका टोलेंस टेस्ट देगा, जबकि कीटोन ग्रुप ये टेस्ट नहीं देगा। अब इसमें फैलिंग ए और फैलिंग बी क्या होता है वो चीज देखिए। फैलिंग ए आपका होता है एक्वस कॉपर सल्फेट, यानी कॉपर सल्फेट को आप पानी में डिजोल्व करेंगे तो उसको तो आप फैलिंग ए बोलोगे। और फैलिंग बी होता है आपका अल्कलाइन रोस्टरेज साल्ट। अल्कलाइन रोस्टरेज साल्ट, रोस्टरेज साल्ट। इसका जो केमिकल नेम होता है वो सोडियम पोटासियम टार्ट्रेट। सोडियम पोटासियम टार्ट्रेट। तो जो फैलिंग सॉल्यूशन है तो उसको प्रिपेयर करने के लिए दोनों की इक्वल अमाउंट होगी। 50% आपका फैलिंग ए होगा, 50% फैलिंग बी होगा। तो उनको मिक्स करके हम खुद भी फैलिंग सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इसमें आपका जो रोस्टरेज साल्ट है आपका वो तो एज ए कैटलिस्ट के काम करेगा, तो उसका एक्टिव रिएक्शन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा। इसके आप रिएक्शन लिखोगे RCHO। इसमें आपका कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट में कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। ठीक है, आपने एक्वस मीडियम डाल ही रखा है तो एक्वस हो गया। यहाँ पे अल्काइन मीडियम डाल देंगे, NaOH लिख दो या OH नेगेटिव लिख दो, साथ में आपने क्या डाले रोस्टरेज साल्ट। रोस्टरेज साल्ट तो जो एल्डिहाइड ग्रुप है दैट विल बी ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH और क्यूप्रिक ऑक्साइड के रेडिश ब्राउन पीपीटी बन जाएंगे। रेडिश ब्राउन पीपीटी, रेडिश ब्राउन पीपीटी। उससे हमें पता लगेगा भाई ये कंपाउंड टोलेंस टेस्ट और फैलिंग टेस्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है। यहाँ पे जो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है, यहाँ पे जो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है। कॉपर +2 से +1 में आया, इसका तो रिडक्शन हुआ और इसका खुद का रिडक्शन होता है दैट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए दो टेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। एक तो आप टोलेंस टेस्ट प्रयोग कर सकते हैं, एल्डिहाइड टोलेंस टेस्ट देंगे, कीटोन टोलेंस टेस्ट नहीं देंगे। दूसरा आप फैलिंग टेस्ट यूज कर सकते हैं, फैलिंग टेस्ट में एल्डिहाइड आपका फैलिंग टेस्ट देंगे, कीटोन फैलिंग टेस्ट नहीं देंगे। अब नेक्स्ट आता है आपका हेलोफॉर्म टेस्ट। हेलोफॉर्म और उसको भी स्पेशली हम हाइड्रोफॉर्म टेस्ट बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है हेलोफॉर्म टेस्ट। हेलोफॉर्म टेस्ट या इसको आप हाइड्रोफॉर्म टेस्ट भी कह सकते हैं, आयोडीन यूज करो तो हाइड्रोफॉर्म टेस्ट। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए भाई जो हाइड्रोफॉर्म टेस्ट है दैट वाज गिवन बाय अल्कोहल भी ये टेस्ट देते हैं, अल्कोहल एल्डिहाइड भी ये टेस्ट देंगे और कीटोन भी। लेकिन कंडीशन है सिर्फ वही अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन ये टेस्ट दे पाएंगे जिनके पास हैविंग अल्फा मिथाइल ग्रुप, अल्फा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, अल्फा पे CH3 होना चाहिए, तभी आपका कौन सा टेस्ट आएगा हाइड्रोफॉर्म टेस्ट, अदरवाइज हाइड्रोफॉर्म टेस्ट नहीं आएगा। पहले हम चेक करते हैं कौन सा कंपाउंड हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देगा कौन सा नहीं देगा। पहले अल्कोहल की कैटेगरी लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपका CH3OH है, एक कार्बन का अल्कोहल है मिथेनॉल, इसमें आप जिस कार्बन पे OH जुड़ा हुआ है उससे नेक्स्ट कोई कार्बन नहीं है तो इसमें अल्फा पोजीशन ही नहीं है, और अल्फा पोजीशन नहीं है तो मिथेनॉल हाइड्रोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। CH3CH2OH, यहाँ पे अगर आप देखो तो जिस कार्बन पे OH जुड़ा हुआ है उससे नेक्स्ट पोजीशन ये वाली पोजीशन आपकी अल्फा पोजीशन है और अल्फा पे CH3 ग्रुप है, तो जिस कार्बन पे फंगल ग्रुप जुड़ा और उससे नेक्स्ट पोजीशन अगर CH3 होती है तो वो हाइड्रोफॉर्म टेस्ट प्रोवाइड करेगा। तो यानी इथेनॉल आपका हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देगा, इथेनॉल। मिथेनॉल हाइड्रोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। अब मेरे को दे रखा है मान लो प्रोपेन ऑल CH3 CH2 CH2OH, जिस कार्बन के साथ OH है उससे नेक्स्ट ये कार्बन है, ये अल्फा पोजीशन, लेकिन यहाँ पे अल्फा पे मिथाइल ग्रुप नहीं है, अल्फा पे मिथाइल ग्रुप नहीं है तो ये हाइड्रोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, तो मोस्टली हाइड्रोफॉर्म टेस्ट उस केस में यूज किया जाता है जहाँ पे एक ही कैटेगरी के कंपाउंड दे रखे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपको अल्कोहल दे रखे हैं, अल्कोहल में भी दोनों अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल है, दोनों अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल है, तो उनमें से आपको एक अल्कोहल ऐसा मिलेगा जिसके पास अल्फा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप होगा, वो हाइड्रोफॉर्म टेस्ट प्रोवाइड करेगा। दूसरा अल्कोहल ऐसा मिलेगा जिसमें अल्फा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप नहीं होगा, वो हाइड्रोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। हो सकता है कि आपके दोनों अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल प्रेजेंट हो तो उनमें भी आपका एक केस ऐसा मिलेगा जिसमें आपका अल्फा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप होगा और दूसरे केस में अल्फा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप नहीं होगा। तीसरा आपका कीटोन ग्रुप टर्सरी अल्कोहल हो सकता है, टर्सरी अल्कोहल में भी अल्फा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप होगा और नहीं होगा, उसमें हम हाइड्रोफॉर्म टेस्ट यूज करेंगे। तो एक ही कैटेगरी के कंपाउंड्स को अगर आप डिस्टिंग्विश करना चाह रहे हो तो फिर हाइड्रोफॉर्म टेस्ट आपको यूज करना पड़ेगा। सिमिलर वे में एल्डिहाइड HCHO, एक कार्बन का एल्डिहाइड है, इसके नेक्स्ट कोई कार्बन ही नहीं है, नेक्स्ट कार्बन नहीं है तो अल्फा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप नहीं है, अल्फा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप नहीं है तो हाइड्रोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। दूसरा आपका CH3CHO है, इथेनॉल, दो कार्बन का एल्डिहाइड है, एक कार्बन फंगल ग्रुप का, नेक्स्ट पोजीशन अल्फा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, अल्फा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है तो ये हाइड्रोफॉर्म टेस्ट की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है और हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देगा। प्रोपेनॉल CH3CH2CH2CH ले लो,
तीन कार्बन का एल्डिहाइड है, जिस कार्बन पर एल्डिहाइड है उससे नेक्स्ट पोजीशन अल्फा पोजीशन है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप नहीं है, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। इसी तरह से हम कीटोन में चेक करेंगे, जिनके पास अल्फा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप होगा वो आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे, और जिनके पास अल्फा पोजीशन पे कीटोन ग्रुप नहीं होगा वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगे। अब जैसे ये आपका सी डबल बॉन्ड हो, ये फंक्शनल ग्रुप है, नेक्स्ट पोजीशन अल्फा है, इधर से भी देखो अल्फा, तो दोनों अल्फा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। अब फॉर एग्जांपल पेंटेन 3 ऑन दे रखा है आपका, CH3CH2 सी डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब आपका ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, यहाँ पे अल्फा पोजीशन होगी, ये वाली अल्फा पोजीशन होगी, लेकिन इन पे मिथाइल ग्रुप नहीं है, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगे। अब हम इनकी रिएक्शंस लिखते हैं। ठीक, आइडोफॉर्म टेस्ट में क्या होता है, CH3CH2OH। आइडोफॉर्म टेस्ट करने के लिए आप क्या डालेंगे, आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। कई बार I2 प्लस NaOH लिखा क्या होता है, नहीं तो इसकी जगह ये दोनों आपस में रिएक्ट करके आपका एक कंपाउंड बनाएंगे जिसका नाम है NaOI, और इस कंपाउंड का नाम है सोडियम हाइपोआयोडाइड। ठीक है, तो NaOI भी लिखा मिल सकता है। तो इसमें रिएक्शंस क्या होगी वो चीज देखिए। आपका जो अल्फा पोजीशन का मिथाइल ग्रुप है, ये वाला अल्फा पोजीशन का जो मिथाइल ग्रुप है, अल्फा पोजीशन का मिथाइल ग्रुप आयोडीन के साथ रिएक्ट करके आइडोफॉर्म बना लेगा, और आइडोफॉर्म के डार्क येलो पीपीटी होते हैं, डार्क येलो पीपीटी। तो इससे हमें पता लगेगा रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। अब जितने कार्बन बच जाएंगे, यहाँ पे एक कार्बन बच गया, उसका सोडियम साल्ट बन जाएगा HCOONA, सोडियम आयोडाइड बनेगा ही बनेगा, और साथ में H2 लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से हम रिएक्शंस करेंगे। अब आप मुझे सोच समझ के बताएंगे कि भाई ये जो कंपाउंड है वो आइडोफॉर्म टेस्ट प्रोवाइड करेगा या नहीं करेगा। CH3COCH3, इसका नाम हो गया एसीटोन। अब इसमें अल्फा पोजीशन पर 2 मिथाइल ग्रुप हैं, एक इधर भी है एक इधर भी है। आप क्या डालोगे, आयोडीन डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। इसकी जगह पहले ही बोल दिया भाई NaOI भी लिखे मिल सकता है, सोडियम हाइपोआयोडाइड NaOI। तो जो अल्फा पोजीशन, अब 2 अल्फा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप, आप इनमें से कोई सा भी एक यूज कर लीजिए। ये वाला अल्फा हमने आयोडीन के साथ रिएक्ट करवा लिया, तो इसका क्या बन गया CHI3, और दिस इज नोन एज आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म के कैसे पीपीटी बनेंगे, डार्क येलो पीपीटी बनेंगे। और जो बच गए कितने कार्बन की चेन, 2 कार्बन की चेन बच गई, तो इसके साथ आपका CH3COONA और साथ में सोडियम आयोडाइड और H2। ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एसिडोफिनोन गिवन है, बेंजीन पे आपका COCH3, इस पे आपका अल्फा पोजीशन पे, यहाँ पे देखिए अल्फा पोजीशन होगी, अल्फा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप, आयोडीन डालेंगे, NaOH डालेंगे, तो जो अल्फा पोजीशन का मिथाइल ग्रुप है वो आयोडीन के साथ रिएक्ट करके आइडोफॉर्म बना लेगा। बस क्या गया, बेंजीन पे CO, इसके साथ ONA जुड़ जाएगा, और सोडियम बेंजोएट COONA, साथ में क्या बन गया, सोडियम आयोडाइड, और साथ में आपका H2। ठीक है, ये आपका आइडोफॉर्म हो गया। अगर आयोडीन की जगह आप क्लोरीन यूज करोगे, आयोडीन की जगह आप क्लोरीन यूज करते हो, यहाँ पे CHCl3 हो जाएगा। ठीक है, और अगर ब्रोमीन यूज करते हो तो CHBr3, दैट कंपाउंड इन ब्रोमोफॉर्म। आगे रिपीट करता हूँ कि भाई ये टेस्ट कब प्रयोग करेंगे, जब दो कंपाउंड की बनो, दोनों एक कैटेगरी हो, या तो दोनों एल्डिहाइड है, या दोनों कीटोन है, या दोनों अल्कोहल है, और अल्कोहल भी कौन सी कैटेगरी है, दोनों प्राइमरी है। अगर एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी एक्ट्रेस होता है तो फिर आप उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए लुकास टेस्ट का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर बाई चांस दोनों ही कंपाउंड एक ही कैटेगरी के, जैसे मान लो दोनों प्राइमरी अल्कोहल के हैं, तो फिर आप उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए आइडोफॉर्म टेस्ट का प्रयोग करेंगे। अगर दोनों ही अल्कोहल सेकेंडरी फॉर्म में है तो उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए आप कौन सा यूज करेंगे, लोग आइडोफॉर्म टेस्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट सिंपल सा है, इसमें आप सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग करेंगे, इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट बोलते हैं, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। ठीक है, आप कोई भी एसिड लेंगे तो उसमें आप सोडियम बाइकार्बोनेट डाल देंगे, और सोडियम बाइकार्बोनेट डालेंगे तो ब्रिस्क इफेरेसेंस ऑफ CO2 इज रिलीज। ब्रिस्क इफेरेसेंस वो किसकी, CO2 रिलीज, यानी CO2 कैसे रिलीज होगी और वो ब्लिंक के साथ रिलीज होगी, उसको हम बोलते हैं ब्रिस्क इफेरेसेंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको दे रखा है जैसे हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजोइक एसिड एंड इथाइल बेंजोएट। एक कंपाउंड आपको दे रखा है बेंजोइक एसिड, और दूसरा आपको दिखा रखा है इथाइल बेंजोएट। ठीक है, तो इसमें जो एसिड है वो तो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देगा, जबकि इथाइल बेंजोएट सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देगा, ये एस्टर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, इसमें कई बार ऐसा जाता है कि भाई जैसे एक आपको फॉर्मिक एसिड गिवन है, एक आपको एसिटिक एसिड गिवन है, इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए क्या करोगे, फॉर्मिक एसिड आपका एक कार्बन का एसिड है HCOH, और एसिटिक एसिड CH3COOH। इसमें आप HVZ रिएक्शन यूज करो, HVZ रिएक्शन, वो लार्ज एलेंस की रिएक्शन यूज करेंगे, और दैट वाज गिवन बाय एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन होना चाहिए। अब आपका फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड में एक ही कार्बन है, तो नेक्स्ट पोजीशन ही नहीं है, नेक्स्ट पोजीशन नहीं है, अल्फा पोजीशन नहीं है, तो ये आपके HVZ रिएक्शन शो नहीं करेगा।
जबकि HBZ रिएक्शन एसिड शो करेगा। इसमें आप क्या करेंगे, हैलोजन डाल देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। तो जो अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन उसकी जगह हैलोजन रिप्लेस हो जाएगा, अल्फा हेलो एसिड बन जाएगा CH2X, और यहाँ पे आपका क्या बन गया COOH, और दिस कंपाउंड नोन एज अल्फा हेलो एसिड। ठीक है, तो इस रिएक्शंस को हम यूज कर सकते हैं फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। एक पॉइंट आप नोट करेंगे, इनमें से एसिड में से सिर्फ फॉर्मिक एसिड, ओनली फॉर्मिक एसिड कैन गिव टॉलरेंस टेस्ट, और कोई भी एसिड टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि इसमें जो आपका स्ट्रक्चर है ना इसकी HC+OH, तो ये जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है वो एल्डिहाइड ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एल्डिहाइड ग्रुप कौन से कंपाउंड देते हैं, टॉलरेंस टेस्ट देते हैं। तो इस वजह से इस ग्रुप की वजह से फॉर्मिक एसिड टॉलरेंस टेस्ट दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं टेस्ट फॉर अमाइंस। अमाइंस का टेस्ट करेंगे, टेस्ट फॉर अमाइन। अमाइंस का टेस्ट करने के लिए आपका पहले तो जो टेस्ट आता है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन को डिस्टिंग्विश करना है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइंस को डिस्टिंग्विश करने के लिए जो टेस्ट यूज किया था उसका नाम है हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट करने के लिए आपको हिंसबर्ग रिएजेंट पता होना चाहिए, हिंसबर्ग रिएजेंट। और इसका जो हिंसबर्ग रिएजेंट है उसका केमिकल नाम है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन पे आपका कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, SO2, साथ में कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, Cl, और इसको हम बोलेंगे बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। इसको आप कंडेंस फॉर्म में लिख सकते हैं C6H5SO2Cl। ये तो आपका हिंसबर्ग रिएजेंट हो गया। ठीक है, ये तो हिंसबर्ग रिएजेंट हो गया। हिंसबर्ग रिएजेंट का फार्मूला C6H5SO2Cl। अब आपको अमाइंस पता होना चाहिए, प्राइमरी अमाइंस किसको कहते हैं, सेकेंडरी अमाइंस किसको कहते हैं, और टर्सरी अमाइंस किसको कहते हैं। RNH2, नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन चेन है, तो ये हो गया कौन सा अमाइन, प्राइमरी अमाइन। नाइट्रोजन के साथ दो कार्बन चेन जुड़ी हुई है R और R, तो ये कौन सा अमाइंस हो गया, सेकेंडरी अमाइंस। और नाइट्रोजन के साथ तीन कार्बन चेन जुड़ी हुई है R R R, तो ये कौन सा अमाइंस हो गया, टर्सरी अमाइन और टर्सरी। अब प्राइमरी में जब हम हिंसबर्ग रिएजेंट डालते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट प्राइमरी में आप हिंसबर्ग रिएजेंट डालेंगे, प्राइमरी में आपने हिंसबर्ग रिएजेंट डाला, हिंसबर्ग रिएजेंट को मैं ऐसे लिख देता हूं ClO2SC6H5। सेकेंडरी में आपने हिंसबर्ग रिएजेंट डाला ClO2SC6H5, और एक आप टर्सरी अमाइंस में हिंसबर्ग रिएजेंट डालते हो ClO2SC6H5। तो आप प्राइमरी में देखो नाइट्रोजन पे दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन तो इसके साथ क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा, एक H निकल जाएगा, और ये दोनों आपस में कंबाइन करके प्रेसिपिटेट बना देंगे RNHO2SC6H5। ये इसके प्रेसिपिटेट बनेंगे। अगर आप सेकेंडरी अमाइंस में देखो तो नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन है, तो वो Cl के साथ कंबाइन करेगा और क्या निकल जाएगा, HCl, और आपके सेकेंडरी अमाइंस हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके आपका PPT फॉर्म कर लेगा, PPT बन गया। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो टर्सरी अमाइन जो है उसमें नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे नो रिएक्शंस, और रिएक्शन नहीं होगी तो PPT आर नॉट फॉर्म। अब सबसे पहले तो आपको क्लियर हो जाता है कि भाई जब हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अमाइंस है तो टर्सरी अमाइंस हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ PPT नहीं बनाएगा, नो रिएक्शन, PPT आर नॉट फॉर्म, PPT नहीं बनेंगे। तो टर्सरी अमाइन तो प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा, लेकिन प्राइमरी अमाइन और सेकेंडरी अमाइंस दोनों प्रेसिपिटेट बना लेंगे। अब इनको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, आप QH डाल देंगे, या तो QH यूज कर लीजिए सॉल्वेंट के रूप में, या आप NaOH यूज कर लो, एज ए सॉल्वेंट यूज करेंगे। इसमें भी आप या तो QH डाल दीजिए या NaOH डाल दीजिए। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, जो नाइट्रोजन है उस पर एक हाइड्रोजन और बचा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ से, OH यहाँ से, H2 बाहर निकल जाएगा, और जो RN के साथ आपका जुड़ जाएगा K, O2S6C6H5। ठीक है, ऐसा आ जाएगा C6H5। तो दैट मीन्स PPT आर सोल्यूबल इन QH, सोल्यूबल इन QH। जबकि आप सेकेंडरी अमाइंस में ऑब्जर्व करेंगे तो सेकेंडरी अमाइंस में यहाँ पे जब PPT बने तो नाइट्रोजन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो जो QH डालेंगे तो रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन है, तो इसका मतलब PPT आर इनसोल्यूबल इन QH, इनसोल्यूबल इन QH। तो इस तरह से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइंस को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ हिंसबर्ग रिएजेंट। तो क्या निष्कर्ष निकाला कि भाई जो प्राइमरी अमाइंस है वो तो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ प्रेसिपिटेट बनाते हैं, और वे प्रेसिपिटेट किसमें सोल्यूबल है, आपके QH में। सेकेंडरी अमाइंस है, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ प्रेसिपिटेट तो बनाएगा, लेकिन आगे फर्दर रिएक्शन नहीं होगी, तो PPT आर इनसोल्यूबल इन QH। और टर्सरी अमाइंस हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनाता। अब आपका क्वेश्चन आ गया कि भाई हाउ विल यू डिस्टिंग्विश, मान लो ये दे दिया आपका CH3NH2, एक मिथाइल अमाइन है और एक आपका डाइमिथाइल अमाइन है, CH3 twice NH, ये आपका प्राइमरी अमाइन हो गया, और ये कौन सा हो गया, सेकेंडरी अमाइंस। तो आप इसका कहेंगे भाई जो है मिथाइल अमाइन है, मिथाइल अमाइन, ये हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा और प्रेसिपिटेट बनाएगा। जो प्रेसिपिटेट बनेंगे वो सोल्यूबल होंगे किसके अंदर, QH के अंदर। आपका जो सेकेंडरी अमाइन है डाइमिथाइल अमाइन, ये PPT तो बनाएगा, लेकिन वे PPT QH में या NaOH में इनसोल्यूबल होंगे।
तो एक प्राइमरी अमाइन गिवन हो सकता है, सेकेंडरी अमाइन गिवन हो सकता है क्वेश्चन में आपको सेकेंडरी और टर्सरी दे दे। फॉर एग्जांपल जैसे आपको ET ट्वाइस इथाइल, ET आपका इथाइल ग्रुप को, और एक आपको कंपाउंड दे रखा है ET थ्राइस एन, तो ये तो आपका टर्सरी अमाइंस हो गया और ये आपका कौन सा अमाइंस हो गया, सेकेंडरी अमाइंस। तो इसमें आप क्या लिखोगे, ये जो कंपाउंड है डाई इथाइल अमाइन फॉर्म्स PPT विद हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट which are insoluble in KOH। जबकि आपका ट्राई इथाइल अमाइन does not form any PPT with हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट। तो इस तरह से अगर आपको एक प्राइमरी अमाइन दे रखे, एक सेकेंडरी अमाइन दे रखा है, तो इसको हम हिंसबर्ग टेस्ट के साथ डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है, उसके बाद आपका जो आता है, एक आपका आता है आइसोसाइनाइड टेस्ट। आइसोसाइनाइड टेस्ट, आइसोसाइनाइड टेस्ट, इसको हम कार्बिल अमाइन रिएक्शन भी बोलते हैं। कार्बिल अमाइन रिएक्शन नेम रिएक्शन के रूप में भी आ सकती है, कन्वर्जन के रूप में भी आ सकती है, और क्या कहते हैं, कार्बिल अमाइन रिएक्शन और आइसोसाइनाइड टेस्ट के रूप में बोल सकते हैं। दिस टेस्ट वाज गिवन बाय अमाइंस हैविंग NH2 ग्रुप, अमाइंस हैविंग NH2 ग्रुप, NH2 ग्रुप होगा वही इस रिएक्शन को शो करेंगे। अब अमाइन NH2 ग्रुप किस किस में है आपका, पहले तो वो चेक कीजिए। एक तो प्राइमरी अमाइन जो है उनमें सब में NH2 ग्रुप है, प्राइमरी अमाइन RNH2 हो गया। एक आपका बेंजीन पे NH2 जुड़ा हुआ है, एनिलीन, उसमें आपका NH2 ग्रुप है। एक आपका बेंजीन पे CH2NH2 है, बेंजाइल अमाइन, बेंजीन पे CH2NH2। तो ये आपके एनिलीन हो गया, बेंजाइल अमाइन हो गया, बेंजाइल अमाइन। इनमें सब में आपका कौन सा ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, NH2 ग्रुप है। तो ये आपका हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देंगे, आइसोसाइनाइड टेस्ट देंगे, और आइसोसाइनाइड की बहुत फाउल स्मेल होती है, जैसे लाइक रोटन एग, तो इसकी एक रिएक्शन लिख देते हैं RNH2 है। आइसोसाइनाइड टेस्ट कराने के लिए आप क्लोरोफॉर्म डालेंगे, CaCl3, 3 KOH डाल दिया, तो 3 K है वो तो Cl के साथ कंबाइन करेंगे, 3 KCl, 3 OH है, एक ऐसे क्लोरोफॉर्म से आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन से आ जाएंगे, तो 3 तो KCl निकल गए, 3 आपके H2O निकल गए, और यहाँ पे आपका RNC, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। और आइसोसाइनाइड की जो स्मेल होती है, स्मेल से डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वेरी फाउल स्मेल, और स्मेल की सहायता से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब बेंजीन पे कौन सा ग्रुप है, NH2, तो अब आपको क्लियर होना चाहिए भाई आइसोसाइनाइड टेस्ट के लिए NH2 भी होना चाहिए। NH2 है, इसमें आप क्लोरोफॉर्म डालेंगे, CaCl3, आपने 3 KOH डाल दिया, KOH की जगह आपका NH भी यूज कर सकते हैं। तो 3 K तो Cl के साथ कंबाइन कर लेंगे, 3 KCl हो जाएगा, 3 OH, वो 3 हाइड्रोजन चाहिए, एक हाइड्रोजन आपका क्लोरोफॉर्म से और 2 हाइड्रोजन कहां से मिल जाएंगे, NH2 से। तो आपका बेंजीन पे तो आपका कौन सा ग्रुप रहेगा, NC, और इस कंपाउंड को हम बोलेंगे NC आ जाएगा बेंजीन पे, तो इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे जो बेंजीन लेंगे वो फिनाइल मानी जाएगी, फिनाइल आइसोसाइनाइड, साथ में KCl वगैरह निकल जाएगा, और साथ में क्या निकल जाएगा, H2। तो अगर आपका किसी का एनिलीन वगैरह के साथ आता है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो हम इस टेस्ट को भी परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट टेस्ट करने के लिए आपकी आती है डायजोटाइजेशन रिएक्शन, उसको कपलिंग रिएक्शन, डायजोनियम साल्ट के साथ रिएक्ट करेंगे, तो कपलिंग रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन से एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड डायजोनियम क्लोराइड, ये आपका बेंजीन है, बेंजीन के साथ आपका N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव डायजोनियम क्लोराइड। इसके साथ एरोमेटिक कंपाउंड जैसे कि फिनोल है, फिनोल में बेंजीन पे OH ग्रुप है, ये तो आपका OH हो गया। इसकी जो पैरा पोजीशन है, इसका हाइड्रोजन Cl के साथ कंबाइन करेगा, या निकल जाएगा HCl, और ये आपकी डाई बन जाएगी, और इस डाई को बोलते हैं डाइएजो डाई। डाइएजो का मतलब जिस कंपाउंड में 2 नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और इसके साथ बेंजीन, बेंजीन के OH ग्रुप। अब इसका नाम कैसे लिखोगे, तो ये OH है, ये तो पैरा पोजीशन कंसीडर की जाएगी, पैरा हाइड्रोक्सो, नाइट्रोजन के लिए एजो, और ये देंगे तो बेंजीन, इधर भी नाइट्रोजन एजो बेंजीन, तो इसको बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सो एजो बेंजीन। और जब फिनोल के साथ रिएक्ट कराते हैं डायजोनियम क्लोराइड को, तो ये आपका ऑरेंज कलर की डाई बनेगी, ऑरेंज कलर डाई। ठीक है, अब इसमें आप इसको एनिलीन के साथ भी रिएक्ट करा सकते हैं, एनिलीन का टेस्ट करना हो किसी के साथ, तो ये रिएक्शन भी करा सकते हो। आप डायजोनियम क्लोराइड लेंगे, डायजोनियम क्लोराइड N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब आप इसके साथ रिएक्ट कराओगे, एनिलीन ले लोगे, एनिलीन की जो पैरा पोजीशन है NH2, तो जिस पोजीशन पे NH2 जुड़ा हुआ तो एनिलीन, और उसकी पैरा पोजीशन का जो हाइड्रोजन है वो Cl के साथ कंबाइन करेगा, और आपका डाइएजो डाई बन जाएगी। इसमें येलो कलर आता है, कैसा कलर आता है, येलो, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये 2 नाइट्रोजन इसलिए डाइएजो, और कलर देते हैं इसलिए इसको डाई बोलते हैं। यहाँ पे आपका NH2, अब NH2 ग्रुप अटैचमेंट हो जाएगी, तो NH2 को अटैचमेंट में बोलते हैं, पैरा पे तो हो गया अमीनो, नाइट्रोजन के लिए एजो, और साथ में क्या जुड़ा बेंजीन, तो इसको क्या बोलोगे, एजो बेंजीन। अब फॉर एग्जांपल आपको कह दिया हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एनिलीन, एनिलीन और क्या कहते हैं आपका एन मिथाइल एनिलीन, एन मिथाइल एनिलीन। तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि जो एनिलीन है वो तो कपलिंग रिएक्शन करके कैसे रिएक्शन शो कैसे कलर की डाई देगा, येलो कलर की डाई, तो इसका जो कलर है वो येलो कलर है, तो येलो कलर की डाई देगा, ये रिएक्शन आप लिख देंगे, और ये आपका डाइजेशन कपलिंग रिएक्शन शो नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। हालांकि इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए एक और दूसरा टेस्ट है जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोसोमाइन टेस्ट, नाइट्रोसोमाइन टेस्ट।
इसमें आपका जो नाइट्रस एसिड डालते हो, नाइट्रस एसिड हमने पहले बोला था, जैसे ये NaNO2 है और HCl है, ये डायजोनियम क्लोराइड बनाने के लिए यूज करते हैं और इसकी जगह आपको HONO मिल सकता है, इसको नाइट्रस एसिड बोलेंगे। एनिलीन में अगर आप नाइट्रस एसिड डालते हो, एनिलीन में तो बेंजीन है, बेंजीन में नाइट्रस एसिड डालोगे, बेंजीन के साथ NH2 है, इसको एनिलीन बोलेंगे। इसमें आपने नाइट्रस एसिड डाला, नाइट्रस एसिड डाला तो HONO2 लिख सको, इसको आप डाइजोटाइजेशन रिएक्शन बोलोगे और यहाँ पे आपका जो कंपाउंड बनेगा वो डायजोनियम क्लोराइड बनेगा। फर्दर और एनिलीन इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो पीछे वाली रिएक्शन है एनिलीन, आप इसको रिएक्ट करा दो, येलो कलर की डाई बन जाएगी, डाइजोटाइजेशन में रिएक्शन हो जाएगी और कैसे कलर की डाई बन जाएगी, येलो। इसकी पैरा पोजीशन है, पैरा पोजीशन से H के साथ रिएक्ट करेगा Cl के साथ, और अभी पीछे हमने येलो कलर की डाई बनाई थी, इसमें येलो कलर डाई। अब जो आपका एन मिथाइल एनिलीन है वो क्या करता है, जब हम इसमें बेंजीन है तो इसमें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे एक H है और एक आपका मिथाइल ग्रुप है। आप HONO2 डालोगे या HONO लिख दो इसको, तो ये जो H और OH है ये H2 निकल जाएगा और आपका यहाँ पे इस पोजीशन पे N के साथ आपका कौन सा ग्रुप मिल जाएगा, NO, और साथ में CH3, इसको बोलते हैं नाइट्रोसोमाइन, नाइट्रोसोमाइन। ठीक है, अभी अपने आपको रीअरेंज कर लेगा, रीअरेंज कर लेते हैं, HCl वगैरह डाल देंगे, थोड़ा एसिड डाल दिया है, हीट कर दो इसको, इथर में अल्कोहल में हीट कर दोगे तो यहाँ से जो पैरा पोजीशन है वहां पे तो आपका NO ग्रुप आ जाएगा और वहां से H निकल के इस पे नाइट्रोजन पे दोबारा क्या बनेगा, नाइट्रोजन पे तो H आ गया, मिथाइल ग्रुप ऐसे कैसा, और यहाँ पे NO, पैरा नाइट्रोसोमाइन, नाइट्रोसो और N मिथाइल एनिलीन, पैरा नाइट्रोसो N मिथाइल एनिलीन। ये येलोइश कलर का ऑयली लिक्विड होता है, तो ये ऑयली येलोइश कलर का होगा, येलो ऑयली लिक्विड, तो इस तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नहीं तो बेटर वही रहेगा, या तो आप इसमें आइसोसाइनेट टेस्ट यूज कर लो, अगर आपको एनिलीन और एन मिथाइल एनिलीन को डिस्टिंग्विश करना है तो आप आइसोसाइनेट टेस्ट का भी प्रयोग कर सकते हो, पब्लिक रिएक्शंस का भी प्रयोग कर सकते हो, नहीं तो ये टेस्ट भी यूज कर सकते हैं। अगर बाई चांस यहाँ पे आपका NN डाइमिथाइलामाइन दे रखा हो, NN और नाइट्रोजन पे 2 मिथाइल हो, तो जब इसकी रिएक्शंस कराते हैं तो इसके साथ नाइट्रस एसिड के साथ HONO के साथ, तो इसकी पैरा पोजीशन पर सीधा ही आपका डायरेक्ट आ जाएगा, आपका NO आ जाएगा, पैरा नाइट्रोसो, और ये जो हिस्सा आपको ऐसे कैसा बचा जाएगा, NCH3, इसको बोलेंगे पैरा नाइट्रोसो, NN डाइमिथाइल और एनिलीन। ये येलोइश सॉलिड होता है, ब्राउनिश येलोइश, ब्राउन या येलोइश कलर का आएगा, ब्राउन या येलोइश सॉलिड होता है, जो फर्दर इसको अगर आप हीट करते हो तो हीट करने पे ये ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा, ग्रासी ग्रीन कलर में। तो इस तरह से आप कंपाउंड को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो इन टेस्टों का प्रयोग करेंगे और डिस्टिंग्विश का क्वेश्चन आपका आना ही आना है। देखो अब हैलोजन का टेस्ट करेंगे। हैलोजन के लिए जो टेस्ट करते हैं, टेस्ट फॉर हैलोजन, हैलोजन में मोस्टली हम या तो क्लोरीन का टेस्ट जो करेंगे, क्लोरीन का, ब्रोमीन का या आयोडीन का करते हैं। और इनका टेस्ट कराने के लिए आप सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आपको क्लोरोमीथेन दे रखा है, ब्रोमोमीथेन दे रखा है, CH3Cl, और उसमें आप AgNO3 सॉल्यूशन डाल देंगे, तो जब Cl क्लोरीन होगा तो आपको AgCl के PPT मिल जाएंगे, और AgCl के PPT व्हाइट कलर के होते हैं। ब्रोमीन अगर प्रेजेंट है तो AgBr के PPT बनेंगे और PlYellow PPT बनेंगे। इस टेस्ट का प्रयोग AgNO3 टेस्ट का आप कोऑर्डिनेट कंपाउंड में यूज कर सकते हैं। वहां पे अगर क्लोरीन और ब्रोमीन आयंस को डिस्टिंग्विश करना है तो आप AgNO3 टेस्ट यूज करेंगे। अगर बाई चांस आयोडीन हुआ तो AgI बन जाएगा, AgI के आपके डार्क येलो PPT होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्लोरीन और ब्रोमीन को डिस्टिंग्विश करने, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट का प्रयोग करेंगे। एक जो डिस्टिंग्विश कहा जाता है वो कई बार क्लोरोबेंजीन और बेंजाइल क्लोराइड में आ जाता है। क्लोरोबेंजीन क्या है, बेंजीन पे आपका डायरेक्ट Cl जुड़ा हुआ है तो उसको क्लोरोबेंजीन बोलेंगे। बेंजीन पे CH2 और फिर Cl है तो उसका बेंजाइल क्लोराइड। इसके लिए इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। हाइड्रोलाइसिस से किसकी प्रेजेंस में किसके साथ कराओगे, या तो NaOH यूज करेंगे या आप KOH यूज कर लो। तो जब क्लोरोबेंजीन में आप NaOH या KOH डालोगे तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं शो करता रूम टेम्परेचर पे, तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। जबकि बेंजाइल क्लोराइड है वो बड़ी आसानी से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा और आपका Cl की जगह OH ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और दैट अंडरगो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। सिमिलर फॉर्म में बिल्कुल इन्हीं से संबंधित आता है कि आपको डिस्टिंग्विश करना हो विनाइलिक क्लोराइड और दूसरा आपका एलाइलिक क्लोराइड। विनाइलिक में आपका क्या होता है, CH डबल बॉन्ड CH और इस पे Cl है। ये हेलोरिन की तरह हो गया, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसी पे Cl है, तो दैट डज नॉट अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली। और जबकि एलाइलिक वाला है CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे आपका CH2 और Cl। जिस कार्बन पे हैलोजन जुड़ा हुआ है उसे नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो ये यहाँ पे जब आप NaOH डालेंगे तो बड़ी आसानी से Cl हटेगा और आपका एलाइलिक अल्कोहल बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH, और यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो ये आपका हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन शो नहीं करेगा, डज नॉट शो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, और वो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन आसानी से शो कर लेगा। एक आपका क्लोरोफॉर्म और CCl4 का आ सकता है, CHCl3 एंड CCl4। क्लोरोफॉर्म की अभी हम पढ़ाए थे, दैट गिव आइसोसाइनाइड टेस्ट, इसमें प्राइमरी अमाइन और QH डाल देंगे, दैट नॉट गिव आइसोसाइनाइड टेस्ट। ये आइसोसाइनाइड रिएक्शन शो नहीं करेगा, कार्बोनिल रिएक्शन शो नहीं करेगा।
इसमें आप क्या करेंगे, अभी अभी पढ़ा था RNS2 है, प्राइमरी अमाइन लेंगे, उसमें क्लोरोफॉर्म डाल देंगे, साथ में KOH डाल देंगे, तो 3KCl के साथ, ठीक है, 3OH 1H और 2H, यहाँ से 3H2 बन जाएगा, 3 आपके KCl बन गए, और जो आपका कार्बन है वो नाइट्रोजन के साथ कंबाइन कर लेगा, आपका बन जाएगा NC आइसोसाइनाइड है, और इसकी बहुत ही फाउल स्मेल होती है, वेरी फाउल स्मेल।